द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के तर्ज पे अब रेडी है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसर्न्स अभी तक बचे हुए हैं। कैसे वो कंसर्न सॉल्व होंगे? एनएचएआई के मल्टीपल रिमाइंडर्स के बावजूद भी जीएमडी द्वारा बहुत सारे वो एक्शंस जो बहुत पहले ले लेने चाहिए थे अब तक नहीं लिए गए। ऐसे कौन कौन से वो एक्शन है जो बचे हुए हैं, जो इश्यूज हैं, क्रिटिकल इश्यूज हैं जो बचे हुए हैं, आज मैं आपको ये सारे बताने वाला हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के बावजूद भी क्या आपको उससे राहत मिल पाएगी? इन सबको एनालाइज करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर एक्सप्रेसवे खुलने के बावजूद भी क्या स्थिति होने वाली है। मुझे पता है आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे खुले और यहाँ के लोगों को जो एक बॉटलनेक अक्सर हो जाया करता है अलग अलग एरियाज में गुरुग्राम के कनेक्ट होने में, उससे निजात मिल पाए और एक एयरपोर्ट से भी बेटर कनेक्टिविटी मिल पाए, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे को मिल पाए। इसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन कंसर्न्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये गलतियां कैसे हो सकती हैं। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी होने की स्टेज पर है, जो फाइनल स्टेज पर आ गया है, अब खुलने की तैयारी पर है, उसके बावजूद भी इतने बड़े लैग कैसे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके इन सारे सीरियस क्रिटिकल जो इश्यूज है इनके बारे में आपको बताता हूँ। फिर मुझे आप बताइएगा कि क्या ये आपको द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के बावजूद भी इसका एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारे क्रिटिकल इश्यूज जो एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ साथ हो जाने चाहिए थे उनके बारे में बताता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंफॉर्मेटिव और वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एनएचएआई ने हरियाणा गवर्नमेंट को क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट है कि जो टस से मस नहीं हुई। अभी तक उन क्रिटिकल इश्यूज का रिजोल्यूशन नहीं हुआ। ये कंसर्न्स बहुत पहले रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्विस रोड। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ सर्विस लेन बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो सर्विस लेन नहीं बनी। ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बना, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर एक्सप्रेसवे के साथ साथ होना बहुत जरूरी था। बझेड़ा अंडरपास जो बना है वहाँ इंक्रोचमेंट अभी भी है, वो पूरी करनी चाहिए थी, वो भी अभी तक नहीं हुई। एनएचएआई ने मल्टीपल रिक्वेस्ट किए, लेकिन अभी तक उनमें कहीं हद तक प्रोग्रेस बहुत धीमा नजर आया। तो हायर अथॉरिटी ने हायर अथॉरिटीज को, एनएचएआई ने हायर अथॉरिटीज को ये इश्यूज रेज किए। तो क्या वो कंसर्न्स हैं? क्योंकि एक्सप्रेसवे अब रेडी हो रहा है। पहले एक्सप्रेसवे को समझते हैं कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक एस्टिमेटेड था 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जो कि 4 पैकेज के अंदर बना है, जिसमें करीब 19 किलोमीटर का पैकेज जो है वो गुरुग्राम के अंदर है और पैकेज 1 और 2 जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है करीब 10 किलोमीटर का है। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी करने वाले हैं, आने वाले कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि अब इलेक्शन शुरू होने वाले, आचार संहिता लग सकती है और गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये उससे पहले खुल जाना चाहिए। इसको भी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसने काम किया है तो वो इसे शोकेस करना जरूर चाहेगी। तो ये बहुत जल्दी इलेक्शन से पहले उम्मीद है इसको खोल दिया जाएगा पूरी तरह से। और ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है और ये इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि मास्टर प्लान ऑफ गुरुग्राम में एंट्री एग्जिट पॉइंट द्वारका एक्सप्रेसवे के डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे ही रहें। कंसर्न्स ओवर मिसिंग सर्विस रोड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। एनएचएआई ने, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे मैंने बताया एक्सेस कंट्रोल बनने वाला है, डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसके अंदर होने हैं, और यहाँ पर चूंकि सर्विस रोड अभी तक नहीं बनी है जो कि जीएमडी को बना देनी चाहिए थी, इसके कारण अनऑथराइज्ड एक्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। जो लोकल ट्रैफिक है कहीं से भी एक्सप्रेसवे के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर जीएमडी को अर्जेंटली इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल रिमाइंडर्स के बावजूद भी जीएमडी ने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है और जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। जैसे मैंने बताया कि अभी कहीं पर भी कहीं से भी कोई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाता है, इसके मेजर एक्सीडेंट्स भी फ्यूचर में इससे हो सकते हैं। लेकिन जीएमडी को सर्विस रोड बनानी चाहिए थी और वो अब तक नहीं बनाई है।
अगर ये सर्विस रोड बन जाती तो आपको हमको कहीं पर भी एक्सप्रेसवे पे डायरेक्ट एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं थी। अभी आपने अक्सर देखा होगा कि अनऑथराइज कॉलोनीज भी बीच में है या सेक्टर्स भी हैं, डेवलपर के प्रोजेक्ट्स भी अगर बीच में एक्सप्रेसवे के ऊपर है, चूंकि उनके पास कहीं से भी प्रॉपर एक्सेस नहीं है, सर्विस लेन नहीं बने हुए हैं, इसी कारण से ज्यादातर लोगों ने जो ड्रेनेज सिस्टम है जो एनएचएआई द्वारा बनाया गया है उसके ऊपर पक्का रोड करके, सीमेंटेड रोड करके एक स्लोप बना दिया है जिसे सीधा एक्सप्रेसवे पे एक्सेस ले लिया है। ये पूरी तरह से इलीगल है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, इसे प्रॉपर सर्विस लेन से होना चाहिए था। लेकिन लोग भी क्या करें, एक्सप्रेसवे बनाए तो आप हम सब के लिए बनाए। यहाँ अथॉरिटी को काम पूरा करना चाहिए था, अथॉरिटी ने पूरा काम नहीं किया तो लोगों को एक्सेस लेने के लिए डायरेक्ट एंट्री करना मजबूरी हो गई है। ड्रेनेज इशू एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बनना चाहिए था। यहाँ एनएचएआई ने एम्फसाइज किया कि जीएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ड्रेनेज इश्यूज को जो कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ होने जरूरी थे, रेजिडेंशियल सेक्टर चूंकि साथ साथ है तो रेजिडेंशियल सेक्टर के साथ साथ यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था। लेकिन इस पे कोई प्रोग्रेस अभी तक जमीन पे नजर नहीं आ रहा। यहाँ एनएचएआई ने कई बार कंसर्न्स रेज किए हैं क्योंकि ये कंसर्न्स एक तरह से हेल्थ और सेफ्टी हैजार्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जीएमडी को सेक्टर ड्रेन जो कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रोड तक जो ओवरब्रिज है वहां तक बनानी चाहिए थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं बनाया गया और एनएचएआई को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। मल्टीपल एनएचएआई के जो रिमाइंडर्स गए लेकिन अभी तक कंक्रीट एक्शन उस पर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एनएचएआई अब बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रही है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको अक्सर बरसात के टाइम पे पानी जैसी स्थिति, भरने जैसी स्थिति आपको जो गुरुग्राम में अक्सर आपको दिखती है वो पॉसिबल है दिखे। वैसे एनएचएआई ने नेक्स्ट 50 ईयर के प्लान को ध्यान में रख के बनाया है, लेकिन इस टाइप के कंसर्न्स आपको तब भी दिख सकते हैं अगर जीएमडी ने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बनाया तो। ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि एक्सप्रेस पे आप लोग फ्यूचर में जब तक सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम ना बन जाए तब तक आप फेस करेंगे। बजखेड़ा अंडरपास, जी हाँ, बजखेड़ा अंडरपास के पास जब आप देखते हैं कि दिल्ली से आप गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं और बजखेड़ा अंडरपास आ गया, वहाँ पे लेफ्ट में एक स्लिप रोड बननी थी जिसका काम जीएमडी का वहाँ एक्विजिशन करके एनएचएआई को देने का था, लेकिन एनएचएआई ने अभी तक उस काम को नहीं किया है। वहाँ एक पतली सी स्लिप रोड बनी है जिसे चौड़ा बनना चाहिए था लेकिन वो नहीं, क्योंकि जीएमडी एक्विजिशन करके पूरा नहीं कर पाई, इससे वो प्रॉपर स्लिप रोड वाइडनिंग नहीं हो पा रही है। एनएचएआई ने मजबूरी में सिंगल गाड़ी के जाने लायक एक रोड ज़रूर बना दी जितनी लैंड एनएचएआई को मिली है। जीएमडी अगर प्रॉपर एक्विजिशन कर लेता तो दिल्ली से अगर आप सेक्टर 110A की तरफ आ रहे हैं, अंडरपास से पहले आप स्लिप रोड के थ्रू उस रोड पे एक्सेस कर सकते थे। और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीएमडी को ये कहा कि जो पेंडिंग 26.59 करोड़ रुपीस है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मास्टर सेक्टर ड्रेन जो कि सीपीआर सेंट्रल पेरिफेरल रोड के साथ में बनाई थी, जो कि एक्सप्रेसवे के पार्ट के साथ इंक्लूड करके वो पे करने को कहा है, जो कि अब तक जीएमडी ने पे नहीं किया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग एंड कॉल फॉर एक्सपीडाइटेड एक्शन, करीब 125 करोड़ है जो कि यूटिलिटी शिफ्टिंग जो एक्सप्रेसवे के आसपास या एक्सप्रेसवे के बनते टाइम हुई है, वहाँ जीएमडी को इसे टेक ओवर करके यूटिलिटी शिफ्टिंग करनी चाहिए थी, जहाँ एनएचएआई ने करीब 125 करोड़ यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए देना। तो ये एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर था जो कि मजबूरी में उसे ये करना पड़ रहा है, तो जिस कारण से ये एनएचएआई को अगर पेमेंट होती है तो ये पेमेंट एनएचएआई को होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जीएमडी ने ये सब चीजें नहीं की है। तो ओवरऑल अब तक आप ये समझ गए होंगे कि बहुत सारे एक्शंस जीएमडी को लेने चाहिए थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम है वो अब तक नहीं हुआ है। तो यहाँ आसपास के सेक्टर्स को ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैसे हम जीएमडी की बात करें तो जीएमडी का कहना है कि रीटेंडरिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम का। अब इस पे बहुत जल्दी काम शुरू होगा, और ये अब काम शुरू भी होता है तो एक लंबा अंतराल लग जाएगा इसे कंप्लीट होने में, तब तक आप हम सबको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है जीएमडी को यहाँ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और अपने एक्शंस को एक्सपीडाइट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को जो पोटेंशियल रिस्क दिख रहा है उससे वो बाहर आ पाएँ और द्वारका एक्सप्रेसवे
इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के साथ साथ आसपास के सेक्टर्स में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फील लोगों को मिले। क्योंकि गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में मिलेनियम सिटी वाला लुक भी आना चाहिए। तो जीएमडीए को भी अपने काम को उसी तर्ज पे करने की जरूरत है। क्या लगता है, जीएमडीए करेगी ऐसा? अगर लगता है हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अगर लगता है नहीं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या सोचते हैं आप जीएमडीए के बारे में, जीएमडीए के काम करने के तरीके के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो कैसे लगी मेरे द्वारा दी गई आपको ये सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।